बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद आतिफ, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन रियल एंड एपरेंट वेट। तो यहाँ से दोनों में जो वाज़ेह फ़र्क है रियल और एपरेंट वेट में, तो अगर तो हम एक्चुअल वेट की बात करें तो एक्चुअल वेट बेसिकली हमारे पास रियल वेट कहलाता है, और जो किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मीन जो एक्चुअल ना हो, जिसमें कोई ना कोई कमी बेशी या गलती की गुंजाइश हो, उसे हम एपरेंट वेट कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं कि रियल और एपरेंट में फ़र्क क्या चीज़ है, कैसे ये मेजर करेंगे। तो रियल वेट बेसिकली अगर हम डेफिनेशन की तरफ जाएं, रियल वेट इसको डिनोट करते हैं रियल वेट को W से। द वेट of object due to gravitational pull of earth are moon। मून का मतलब है कि अगर आप मून पे हैं, चांद पर हैं, तो चांद की ग्रेविटी की वजह से जो चांद किसी मैस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उसकी ग्रेविटी की वजह से जो वेट होगा उसको हम रियल वेट कहेंगे। W इज इक्वल टू, जिसको हम लिखते हैं W इज इक्वल टू mg। और अगर एक बॉडी जमीन पर है तो जमीन किसी मैस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो जमीन की ग्रेविटी की वजह से जो वेट होगा उसे हम नाम देंगे रियल वेट का, और उसे हम W से डिनोट करते हैं। अब एपरेंट वेट क्या है हमारे पास? एपरेंट वेट को हम डिनोट करते हैं T के साथ। द रीडिंग, अगर हम किसी बॉडी को स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं, तो स्प्रिंग बैलेंस मीन इंस्ट्रूमेंट से मेजर करना। इंस्ट्रूमेंट से जब मेजर करते हैं तो बॉडी की मूविंग कंडीशन में, या बॉडी अप मूव कर रहा है या बॉडी डाउन मूव कर रहा है, तो मूविंग कंडीशन में जो बॉडी का वेट होगा उसको हम नाम देंगे एपरेंट वेट का। द रीडिंग ऑफ द of spring balance of the object due to acceleration या accelerating upward आर डाउनवर्ड। लफ्ज मैंने लिखा है कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो एक्सेलरेट करेगा या अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो अपवर्ड और डाउनवर्ड की वजह से जो रीडिंग वो स्प्रिंग बैलेंस शो करेगा, वो रीडिंग आपके पास कहलाएगी एपरेंट वेट की। और इसका मतलब है कि एपरेंट वेट जो है वो कभी भी ट्रू नहीं होगा। ये हम ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे ट्रू नहीं होगा। अब इस सिस्टम को, इन दोनों के दरमियान फर्क को वादे करने के लिए हम डिफरेंट केसेस स्टडी करेंगे। वो केसेस हमारे पास क्या है कि लेट्स सपोज हमारे पास एपरेंट वेट इन अ लिफ्ट, एक लिफ्ट की एग्जांपल लेंगे। यहां पर एपरेंट वेट इन अ लिफ्ट के कंसीडर करें, हमारे पास ये एक लिफ्ट है और इसके अंदर हमारे पास ये एक स्प्रिंग बैलेंस, ये स्प्रिंग बैलेंस है, और इसके साथ हमने एक वेट हैंग किया हुआ, एम वेट है। इसको स्प्रिंग के अंदर जो स्ट्रिंग लगी हुई है, ये टेंशन प्रोवाइड करेगी इसको अपवर्ड की तरफ, और इस स्प्रिंग का जो मैस, इस मैस को जो ग्रेविटी है वो उसको डाउनवर्ड की तरफ अट्रैक्ट करेगी। ये जो W है ये बेसिकली रियल वेट है, मीन ग्रेविटी हमेशा बॉडी को अट्रैक्ट करती है, और टेंशन बॉडी को अपवर्ड। मीन टू से दैट ये दोनों बेसिकली आपके पास फोर्सेस हैं। अगर ये दोनों फोर्सेस हैं तो इसका मतलब ये है कि इस मैस को जो ये स्प्रिंग बैलेंस जो है मेजर करेगा, वो बेसिकली आपके पास एपरेंट वेट होगा।
तो इसका मतलब ये है कि एपरेंट वेट बेसिकली एक वो फोर्स है जो बॉडी को अपवर्ड डाउनवर्ड इस मोशन में लेके आने के लिए जो हमारे पास जो फोर्स होगी उसे हम नाम देंगे एपरेंट वेट का। बेसिकली टी भी आपके पास फोर्स है। अब इसको इस लिफ्ट की डिफरेंट केसेस डिफरेंट कंडीशन हम स्टडी करेंगे कि कौन कौन सी कंडीशन स्टडी करेंगे हमारे पास। तो एपरेंट वेट की बात करेंगे तो एपरेंट वेट इन ए लिफ्ट, मसलन एक पर्सन एक लिफ्ट में खड़ा है और उसने अपने हाथ में वेट जो है उसको पकड़ा हुआ है, और वेट का मतलब ये है कि वो स्प्रिंग बैलेंस के जरिए अब आप उसको मेजर कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो लेट्स सपोज के फर्स्ट कंडीशन अगर हम बनती है तो पहली फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट केस ये बनता है कि व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट, एक कंडीशन तो रेस्ट की बनती है, आर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दो कंडीशन, या ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा या ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे। तो इन दोनों कंडीशन में स्टूडेंट आप पढ़ चुके हैं कि इन दोनों की जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो एक रिजल्टेंट फोर्स होगी एफ नेट। नेट फोर्स इनकी रिजल्टेंट फोर्स होगी। जिस तरह आप वेक्टर एडिशन में पढ़ते हैं रिजल्टेंट फोर्स कोई भी, तो नेट फोर्स जो है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। किसके अकॉर्डिंग? न्यूटन सेकंड लॉ, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो आप देखेंगे जब लिफ्ट रेस्ट में है, रेस्ट कंडीशन में है, तो उस वक्त हमारे पास क्या है, हमने यहाँ पर दो कंडीशन लिखी हैं, अपवर्ड मूव करे या डाउनवर्ड मूव करे। लेकिन यहाँ पर केस क्या है आपके पास, या लिफ्ट रेस्ट में है या क्या कर रहे हैं हम यूनिफॉर्मली मूव कर रहे हैं। तो न्यूटन के सेकंड लॉ के तहत बॉडी अगर रेस्ट में है फिर भी एक्सेलरेशन जीरो होता है, और बॉडी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे फिर भी एक्सेलरेशन जीरो होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम रेस्ट कंडीशन में, तो नेट फोर्स इसका मतलब क्या होगा, जब बॉडी अपवर्ड मूव करेंगे तो यानी रेस्ट कंडीशन है, तो इसका मतलब है टी अगर आप देखें तो इस कंडीशन के मुताबिक वाई एक्सिस अपवर्ड पॉजिटिव होता है, वाई एक्सिस डाउनवर्ड नेगेटिव। तो यहां पर देखें टी अपवर्ड है और डब्ल्यू जो है वो डाउनवर्ड है। तो अगर यहां पर इक्वेशन बनाएं एफ नेट की, तो हमारे पास टी अपवर्ड पॉजिटिव और डब्ल्यू माइनस नेगेटिव डाउनवर्ड की तरफ, और नेट फोर्स का आंसर क्या आया है, जीरो। इसका मतलब है टी डब्ल्यू इधर जाके प्लस हो गया, टी इज इक्वल टू डब्ल्यू। इससे बात ये वाज़ेह होती है कि जब लिफ्ट या स्प्रिंग बैलेंस लिफ्ट रेस्ट में होगी उस वक्त रियल और एपरेंट वेट दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। पहली कंडीशन। केस 2 में देखेंगे हम क्या होगा। अगर लिफ्ट अपवर्ड की तरफ मूव करे, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, अगर लिफ्ट अपवर्ड मूव करती है तो फिर कंडीशन क्या बनेगी, तो अपवर्ड मूव करेगी डेफिनेटली। अब मूविंग कंडीशन आ गई, तो मूविंग कंडीशन में जब आप जाएंगे तो इसका मतलब एक्सेलरेशन, लेकिन बात ये ध्यान में रखनी है कि हमने यूनिफॉर्मली मूव नहीं करना, वेलोसिटी में चेंज आनी चाहिए, मीन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होना चाहिए। तो अगर मूविंग कंडीशन में होंगे तो फिर आपके पास क्या होगा कि टी देखें अपवर्ड, टी पॉजिटिव हो जाएगा लेकिन वेट डब्ल्यू है, डब्ल्यू नेगेटिव, और यहां पर एफ नेट मीन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। पॉइंट क्लियर? तो डब्ल्यू उधर जाके प्लस हो गया, टी इज इक्वल टू अपवर्ड के केस में, तो डब्ल्यू उधर जाके प्लस, डब्ल्यू प्लस एम में। तो इस रिजल्ट से क्या अखज हुआ कि जब लिफ्ट अपवर्ड की तरफ मूव करेगी अपवर्ड डायरेक्शन में, उस वक्त जो एपरेंट वेट है वो रियल वेट से ज्यादा होगा बाय अ फैक्टर एम में। पॉइंट क्लियर हुआ कि एपरेंट वेट जो है वो रियल वेट से ज्यादा होगा, किस फैक्टर के लिहाज से, एम में। इसका मतलब ये है कि रियल वेट तो देखें आपका उतना ही है, लेकिन अब जो एपरेंट वेट है वो ज्यादा हो गया है। मीन एपरेंट वेट यहां पर रियल वेट के इक्वल था, लेकिन यहां एपरेंट वेट चेंज हो गया। इसका मतलब एपरेंट वेट कुछ ट्रू वैल्यू नहीं है। तीसरी कंडीशन देखते हैं हम, केस 3। जब लिफ्ट मूव करे डाउनवर्ड की तरफ, तो क्या कंडीशन आएगी, व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड। अगर डाउनवर्ड की तरफ मूव करती है तो फिर इसका मतलब है डब्ल्यू जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो आप यहां पर लिखेंगे डब्ल्यू माइनस टी, तो इसका मतलब डब्ल्यू ग्रेटर हो जाएगा। तो डब्ल्यू माइनस टी मीन एक्सेलरेटिंग कंडीशन में है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा इज इक्वल टू एम ए। तो अगर आप डब्ल्यू को इधर लेके आए तो
t के साथ माइनस इज इक्वल टू माइनस w प्लस ma, माइनस से मल्टीप्लाई करें t इज इक्वल टू ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, जब आप डाउनवर्ड की तरफ मूव करेंगे तो एपरेंट वेट रियल वेट से कम होगा, किस फैक्टर के लिहाज से, इस फैक्टर के लिहाज से। लेकिन यहां पर ज्यादा था, यहां पर क्या हो गया, एपरेंट वेट कम हो गया। पॉइंट क्लियर। तो इसका मतलब ये है कि मूविंग कंडीशन में एपरेंट वेट की कोई वैल्यू ट्रू नहीं होती, वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। तीसरी कंडीशन आ जाती है, ये थर्ड कंडीशन, केस आपके पास जो 4 आ जाएगा, केस 4 क्या है, आप ये जो स्ट्रिंग है यहां से रस्सी को तोड़ दें। तोड़ने का मतलब है अब जो स्ट्रिंग है, अब जो लिफ्ट है वो फ्रीली फॉल कर रही है। व्हेन लिफ्ट इज फ्रीली फॉलिंग, जब लिफ्ट फ्रीली फॉल करेगी इसका मतलब ये है कि अब सिर्फ ग्रेविटी के अलावा कोई फोर्स नहीं खींच रही। जब ग्रेविटी के अलावा कोई फोर्स नहीं खींचेगी तो फिर एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, g। मीन जो एक्सेलरेशन होगा वो ओनली ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा तो फिर आपके पास कंडीशन क्या आएगी, बॉडी अब जब लिफ्ट टूटेगी, मीन यहाँ पर स्ट्रिंग टूटेगी, फ्रीली फॉल होगा तो बॉडी डाउनवर्ड की तरफ आएगा। मीन आपके पास जो कंडीशन बनेगी वो यही कंडीशन बनेगी। तो आपके पास t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, w माइनस ma, क्योंकि डाउनवर्ड की तरफ मूव करेगी, क्योंकि ग्रेविटी अट्रैक्टिव फोर्स है। a की जगह पर क्या पुट कर दें, g, तो फिर t इज इक्वल टू क्या आ गया, w भी mg होता है, और माइनस m a की जगह पर क्या आ गया, g, तो mg ने mg को कैंसिल कर दिया, तो आंसर क्या आ गया आपके पास, 0। इसका मतलब ये है कि एपरेंट वेट आपके पास 0 हो जाएगा। इट मीन जब भी 0 की कंडीशन आ जाए, एपरेंट वेट 0 हो, इस कंडीशन को कहते हैं कि बॉडी या ऑब्जेक्ट विल बी इन वेटलेसनेस कंडीशन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फ्रीली फॉल कर रहा है, ग्रेविटी के अलावा कोई ताकत उस पर नहीं लग रही, तो वो बॉडी वेटलेसनेस की कंडीशन में होता है। तो ये स्टूडेंट आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें कि आपने रियल और एपरेंट वेट को डिफरेंशिएट डिफाइन करना है और उसके बाद इसके डिफरेंट केसेस जो स्टडी करने हैं। तो ये 4 हमारे पास डिफरेंट केसेस आएंगे, जिसको आपको हर केस का आपको 1 नंबर मिलेगा। हर केस के 1 नंबर के साथ 0.5 और 0.5 आपको इस डेफिनेशन के मिलेंगे। ये आपके पास ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। तो इसके बाद स्टूडेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपके पास टॉपिक है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, हमारे पास ऐसी वेलोसिटी होती है कि किसी भी सैटेलाइट को, सैटेलाइट हमारे पास मैन मेड भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी हो सकते हैं, और जैसे हमारी जमीन के गिर्द जो भी जितने भी प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं सारे के सारे सैटेलाइट हैं। तो इसका मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट को, फर्ज करें हमारे पास ये एक सर्कल है, यहां पर हमारे पास ये अर्थ है, तो अर्थ के राउंड में लेट्स सपोज यहां पर हमने एक सैटेलाइट को, अर्थ के राउंड में जिस तरह न्यूक्लियस एक एटम के राउंड में जो है वो ऑर्बिट बने होते हैं, इसी तरह सूरज के गिर्द भी ऑर्बिट बने हुए हैं, इसी तरह किसी भी एटम के राउंड में भी ऑर्बिट बने हुए हैं, इसी तरह जमीन के राउंड में भी अल्लाह पाक ने ये ऑर्बिट बनाए हुए हैं। तो हमने किसी ऑर्बिट में एक सैटेलाइट को, ये लेट्स सपोज आपके पास सैटेलाइट है, उसके मैस को हमने कह दिया ms, मैस ऑफ सैटेलाइट। ये अर्थ है, अर्थ के मैस को हमने कह दिया कैपिटल M। तो सैटेलाइट जमीन के इर्द गिर्द हमने रोटेट करवाना है, रिवॉल्व करवाना है। इसका मतलब है सैटेलाइट अगर यहां से यहां तक मूव करता है तो इसके पास जो वेलोसिटी होगी वो एक पॉइंट पर टेंजेंटियल वेलोसिटी होगी, और अगर ये जमीन के किसी ऑर्बिट में रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है, तो डेफिनेटली जमीन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, मीन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी, और यहां से लेकर सेंटर से लेकर यहां तक जो जमीन का रेडियस होगा वो r, और ये r क्या होगा, r इज इक्वल टू r प्लस h। r प्लस h क्या होता है, r जमीन का रेडियस और h क्या है कि यहां से लेकर सरफेस से लेकर यहां तक इस सैटेलाइट की हाइट कितनी है, यानी जमीन की सरफेस से 100, 200, 300 किलोमीटर कितनी दूर है, तो वो हम उसे h का नाम देंगे। अब ये सैटेलाइट जमीन के राउंड में आपने मूव करवाना है, इसका मतलब है इसकी एक पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो टेंजेंटियल वेलोसिटी होगी। तो आप अगर सिंपली डिफाइन करें हम द ऑर्बिटल वेलोसिटी
is the tangential velocity। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है? टेंजेंटियल वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट ए सैटेलाइट, एक सैटेलाइट को आपने पुट करना है रिवॉल्विंग अराउंड द ऑर्बिट ऑफ अर्थ। अर्थ के ऑर्बिट में उसको रिवॉल्व करने के लिए जो टेंजेंटियल वेलोसिटी रिक्वायर्ड होगी उसे हम नाम देंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये है कि ये सैटेलाइट जमीन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करेगा, डेफिनेटली किसी न किसी ऑर्बिट में मूव करेगा और कोई ना कोई इसकी वेलोसिटी होगी। तो इसका मतलब जमीन के ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए हमने सैटेलाइट की वेलोसिटी फाइंड करनी है। एक्सप्रेशन भी हमने इसका फार्मूला ड्राइव करना है। लेट्स सपोज हमारे पास ms जो है वो मैस ऑफ सैटेलाइट है, r जो है वो हमारे पास डिस्टेंस है, m जो है वो मैस हमारे पास अर्थ का है, ठीक हो गया, और v जो है वो उसकी टेंजेंटियल वेलोसिटी जो हमने फाइंड कर ली। अगर ये सैटेलाइट हम इतनी बॉडी को फोर्स अप्लाई करते हैं कि बॉडी जमीन के ऑर्बिट के गिर्द रिवॉल्व करता है, तो अगर ऑर्बिट के गिर्द रिवॉल्व करता है तो डेफिनेटली इसको जमीन अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगी, तो फिर ये यहाँ पर रिवॉल्व कर सकता है। जिस तरह मैं एक पत्थर को पकड़ के अपने इर्द गिर्द रिवॉल्व करता हूँ, तो इस पत्थर को आप ये समझें कि ये एक सैटेलाइट है और मैं अपने आप को समझूं कि मैं अर्थ का काम कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है जब तक मैं उसको फोर्स अपनी तरफ लगाता रहूंगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता रहूंगा, तब तक वो घूमता रहेगा। इसका मतलब इस सैटेलाइट को जो फोर्स मिलेगी सेंट्रीपिटल फोर्स, वो क्या होगी? Fc = mv²/r, और m के साथ s लिख दें बिकॉज दिस इज मास ऑफ सैटेलाइट। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, दिस सेंट्रीपिटल फोर्स, दिस Fc is provided by Fg of अर्थ। जमीन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो प्रोवाइड करेगी सेंट्रीपिटल फोर्स, और जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है आपके पास? Fg अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ Gmm/r², और m के साथ क्या लिख दें? s लिख दें। क्लियर होगी बात? तो स्टूडेंट ये दो आपके पास इक्वेशन आई हैं, तो ये दोनों इक्वेशन अगर एक दूसरे को बैलेंस करेंगी, मीन इक्वल होंगी, तो इसका मतलब है कि ये सैटेलाइट जमीन के किसी ऑर्बिट में रोटेट होता रहेगा। अगर इन दोनों को हम यहाँ पर प्रूव करें तो इन दोनों के केस में हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। मैं यहाँ पर प्रूव कर देता हूँ। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होनी चाहिए। मीन Fg विल बी इक्वल टू Fc। क्लियर? तो Fg क्या आपके पास? Gmm/r² और Fc आपके पास क्या है? mv²/r। तो देखें ms से ms कैंसिल हो गया, और ये r अगर इधर जाएगा तो एक r से कैंसिल हो जाएगा, तो फिर आपके पास रिजल्ट आ जाएगा Gm/r = v²। दोनों तरफ अंडर रूट आ जाएगा, तो v = आ जाएगा √Gm/r। क्लियर? और r को मैंने शुरू में लिख दिया r + h है। तो अगर यहाँ पर ये सारी वैल्यूज आप पुट करें कि सैटेलाइट कितनी हाइट पर है, तो तकरीबन ये जो जमीन की वेलोसिटी आती है ये 7.9 km/s आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जमीन आपने सैटेलाइट को जमीन के किसी ऑर्बिट में रोटेट करवाना है, तो उसकी जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए। इससे वेलोसिटी अगर इस ऑर्बिटल वेलोसिटी टेंजेंटियल वेलोसिटी से वेलोसिटी कम होगी तो वो सैटेलाइट जमीन की तरफ वापस आ जाएगा, वो किसी ऑर्बिट में रोटेट नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि दिस वेलोसिटी शुड बी मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट ए सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। तो अर्थ के राउंड में पुट करने के लिए ये मिनिमम वेलोसिटी होगी। तो ये बेसिकली आपने फार्मूला ड्राइव करना है
ऑर्बिटल वेलोसिटी का। तो ये स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक था, जिसमें हमने रियल और एपरेंट वेट और ऑर्बिटल वेलोसिटी को डिस्कस किया। तो उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई। कोई भी बात, कोई क्वेश्चन अगर करना हो तो आप क्वेश्चन कमेंट में या जिस तरह भी है आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।